जहां तक उसके हाथ में लगभग बेहोश हो चुके किंग की बात है, उसने उसे फेंक दिया ताकि वह दूसरे से टकराए। वे एक इमारत से टकराए और उस इमारत का फॉर्मेशन सक्रिय हो गया, जिससे वे उछलकर खून खांसने लगे। मुझे ताकने वाले बेवकूफों, तुम्हें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अभी मेरा मिजाज ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो मुझे दोष मत देना जब मैं तुम्हें कुछ कहे बिना ही मार दूं। राघव की नजरें भीड़ पर घूमी। राघव सच में गुस्से में था। अगर उन्हें उस पर जासूसी करनी भी थी तो उन्हें दूर से करना चाहिए था। उन्हें इतनी ढिठाई से उसे इतने पास से देखते हुए देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये हद से ज्यादा था। वे उसे कम समझ रहे थे। कमीने, हम तो बस ग्रैंड एक्साई में सैर के लिए आए थे। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं? एक और किंग खड़ा हुआ और धार्मिक क्रोध में राघव पर उंगली उठाई। नतीजतन एक खून के रंग की रोशनी चमकी और वह भी खूनी धुएं में बदल गया। बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीने से तुम सच में बेवकूफ बन गए हो। मैं कोई जज या सिपाही नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ सबूतों का खेल नहीं खेलूंगा। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। मुझे अपने हाथ में रखी तलवार का इस्तेमाल करके दूसरों से तर्क करना पसंद है। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, तुम तानाशाह, क्या ग्रैंड एक्साई ऐसा ही बन गया है? एक और किंग खड़ा हुआ, लेकिन उसके शब्द बीच में ही कट गए क्योंकि वही खून के रंग की रोशनी चमकी और वह भी खूनी धुएं में बदल गया। सभी हैरान थे। राघव का पहला हमला इतना अचानक हुआ था कि वे देख नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने दूसरा वार देखा था। उस सेबर ने उस व्यक्ति के भागने के सभी रास्ते तुरंत बंद कर दिए और एक मार्शल हथियार निकालकर रोकने के बावजूद वो किंग फिर भी मारा गया। उसका हथियार टूट गया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरा पीछा करो। राघव मुड़ा और चला गया, लेकिन वह केवल 2 सड़कें ही चला था कि उसकी आकृति गायब हो गई। ठीक इसी समय एक और आकृति भीड़ में तेजी से भाग गई। मैंने कहा था कि जो लोग मरना चाहते हैं वे मेरा पीछा कर सकते हैं। लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राघव ने एक घूंसा मारा। उस व्यक्ति को अपनी आभा जारी करने का भी समय नहीं मिला। उसने जल्दी से एक विशाल ढाल निकाली, लेकिन जिस चीज ने सभी को चौंका दिया वो ये थी कि राघव के घूंसे ने ढाल को चीर दिया और उस व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस किंग आइटम ढाल का कोई असर नहीं हुआ। ढाल जमीन पर एक जोरदार आवाज के साथ गिरी, जैसे उनके दिलों में बिजली कड़क गई हो। वे ठंडे पसीने से भीग गए। फिर राघव को पीछे देखते हुए उन्होंने देखा कि वह पहले ही चला गया था। इस समय हर कोई धीरे धीरे किंग आइटम ढाल के पास पहुंचा। जब उन्होंने उसे साफ तौर पर देखा तो वे एक ठंडी आह भर गए। किंग आइटम दरारों से ढका हुआ था। वो बस टूटने से कुछ ही दूर था। उसने एक किंग आइटम को खाली हाथ तोड़ दिया। क्या भयानक शारीरिक शरीर है। आसपास के लोगों के बाल खड़े हो गए। ये बहुत डरावना था। एक शारीरिक शरीर इतना भयानक कैसे हो सकता है? उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्हें उनकी संप्रदायों द्वारा राघव की निगरानी के लिए भेजा गया था। उन्हें अपने दिलों में डर का एक झटका महसूस हुआ। जब उन्हें यह मिशन दिया गया था तो उन्हें नहीं बताया गया था कि राघव कितना खतरनाक था। उन्होंने सोचा था कि वे बस एक मामूली फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य की जासूसी कर रहे थे और इसे बस एक आसान काम मान रहे थे। लेकिन अब वे सब जानते थे कि वे इस बारे में बहुत ही सादगी से सोच रहे थे। राघव की जासूसी करना बहुत खतरनाक था। वो लगभग एक शैतानी सितारे जैसा था। जानते हो, मुझे अचानक कुछ अंतर्दृष्टि मिली है और मुझे एकांतवास में जाना होगा। उनमें से एक ने अपना सिर हिलाया और भागने से पहले एक अजीब बहाना बनाया। यह बहुत खतरनाक था। यह वैसा नहीं था जैसा उसने सुना था। बाकी लोग भी चले गए। उनकी संप्रदाय पिल टावर की चापलूसी करना चाहते थे, लेकिन सच कहूं तो पिल टावर को उनकी परवाह नहीं थी। वे अनिवार्य रूप से हर चीज में नजरअंदाज किए जाते थे। वे केवल शायद कोई एहसान पाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन ये एहसान हासिल करना इतना आसान नहीं था। राघव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो सीधे हुयू ऑक्शन हाउस में चला गया।
एक बार जब बॉस उससे मिलने आया तो राघव ने उसे एक फोटोग्राफिक जेड सौंप दी। राघव पूरे 2 घंटे तक हुई नीलामी घर में रुका रहा। उसने तभी छोड़ा जब उसे यकीन हो गया कि उसने अपने सभी इरादों को साफ तौर पर व्यक्त कर दिया है। राघव जानता था कि पूरा ग्रैंड एक्साई पिल टावर की निगरानी में था। कुछ परिवहन संरचनाएं यकीनन उनके नियंत्रण में थी और जैसे ही वह बाहर निकलता उसका सामना उसका इंतजार कर रहे खौफनाक माहिरों से होगा। भले ही वह परिवहन संरचनाओं का उपयोग न करे, पिल टावर के पास अपना काम करने के लिए अनगिनत कुत्ते थे। उनकी नाकाबंदी से बाहर निकलना बेहद मुश्किल था। एक बार जब उसने हुयू ऑक्शन हाउस छोड़ा तो उसने पाया कि वे शौकिया बेवकूफ काफी कम हो गए थे। विपरीत चायखाने में एक और गली में और एक और दूर की जगह पर है। ये बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण है। राघव हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लगा कि उसका डर दिखाना काफी प्रभावी रहा है। वे लोग बहुत परेशान करने वाले थे। उनके लिए इतना बेशर्म होना और उसे शिकार समझना असहनीय था। राघव वाइन गॉड पैलेस गया। रास्ते में उसने ग्रैंड एक्साइज सिटी के अंदर अनगिनत माहिरों को महसूस किया। व्यावहारिक रूप से हर जगह एक माहिर की निगरानी में थी। यह साफ था कि पिल टावर पहले ही पूरे ग्रैंड एक्साइज सिटी की निगरानी कर रहा था, लेकिन ये लोग निर्धारित जगहों पर थे। वे खा रहे थे, पी रहे थे या बस किसी कोने में बैठे थे। उन्होंने राघव का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। राघव ने इन लोगों को नजरअंदाज कर दिया। जब तक उनमें से कोई भी मक्खी की तरह उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करता, तब तक वह उन्हें मारने की परवाह नहीं करेगा। वाइन गॉड पैलेस में प्रवेश करते ही उसका पहला काम वाइन गॉड की तस्वीर पर धूप चढ़ाना होना चाहिए था, लेकिन इस बार स्वागत करने वाले ने उसे कोई धूप नहीं दी और उसे सीधे प्रवेश करने दिया। एक बार जब वो वाइन गॉड पैलेस के अंदर था, जैसे ही वो शांत भूमि से गुजरा, उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं उसके दिल से उतर गई। बाहरी दुनिया कितनी भी अराजक और खूनी क्यों न हो, वाइन गॉड पैलेस अब भी एक वंडरलैंड, एक शुद्ध भूमि जैसा महसूस होता था जिसे नश्वर दुनिया की परेशानियों ने छुआ नहीं था। पहाड़ और नजारा अभी भी वही थे, लेकिन उसने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा। वो उच्च पुरोहित के महल के गेट के सामने पहुंचा और अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उच्च पुरोहित की मधुर आवाज आई, अंदर आओ। महल में चलते हुए उसने उच्च पुरोहित को कमल शैली में बैठे हुए देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह एक कल्टीवेटर की तरह भी नहीं दिखते थे। वह एक संतुष्ट और दयालु एल्डर की तरह ज्यादा लगते थे। आओ और बैठो, मेरे नए उत्पाद का स्वाद लो। उच्च पुरोहित ने मेज पर 2 छोटे शराब के कटोरे रखे। उन्होंने राघव के लिए एक जार से एक कटोरा शराब उंडेल दिया। शराब अंबर कलर थी और शहद जैसी गाढ़ी थी। इसमें एक सुगंधित महक थी और इसे देखकर राघव पूरी तरह से हैरान था। इस शराब में वास्तव में अनगिनत रून्स बह रहे थे, जैसे रात के आसमान में तारे बहते हैं। उच्च पुरोहित, आप सफल हुए, राघव चिल्लाया। यह सफलता नहीं कहला सकती, यह तो बस एक शुरुआत है, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना होगा, इसलिए इसे चक्कर देखो। उच्च पुरोहित मुस्कुराया। राघव ने कटोरा उठाया और एक ही घूंट में पी गया। जब शराब उसके गले में गई तो ये गर्म महसूस हुई और उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया। फिर उसका शरीर हिल गया। उसके शरीर में 108,000 इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स अपने आप घूमने लगे। उसी समय उसके दिमाग में रात के आसमान में तारों की कक्षा दिखाई दी। उनका घूमना असीम रहस्यों से भरा हुआ था, जिससे वो प्रबुद्ध महसूस करने लगा। उसका दिल साफ हो गया। उच्च पुरोहित के कौशल वास्तव में दिव्य है। आप वास्तव में वर्ल्ड ब्रेकिंग स्टार पिल को शराब में मिलाने में सफल हुए। शराब की ऊर्जा तारों को चलाती है, सुगंध ब्रह्मांड को मुक्त करती है। तारों का घूमना ब्रह्मांड की गति है और सुगंध सांसारिक दिल को साफ करती है। यह अपनी नश्वरता को त्याग कर इमॉर्टल बनने का एक क्षेत्र है। यह छोटा वाला इस शराब के लिए बहुत कम है और मेरा इसे पीना एक खजाने की बर्बादी है। राघव प्रशंसा से भरा हुआ था। उस समय राघव को वास्तव में इसके काम करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी पिल सॉवरेन की यादों से एक अत्यंत प्राचीन गोली का फॉर्मूला चुना था, जिसे सैद्धांतिक रूप से उच्च पुरोहित की शराब में मिलाया जा सकता था। लेकिन जबकि सिद्धांत काम करता था,
ऐसे कई कई क्षेत्र थे जो विफलता का कारण बन सकते थे। राघव ने बस महसूस किया था कि उच्च पुरोहित को फॉर्मूले न देना और दूसरों को देना ऐसा लगेगा जैसे उसमें काबिलियत की कमी है। इसलिए उसने अपनी शर्म को किनारे किया और जो लिख सकता था वो लिखा। लेकिन उसने उच्च पुरोहित से इतनी जल्दी वर्ड ब्रेकिंग स्टार पिल को शराब में वास्तव में सफलतापूर्वक मिलाने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उसके लिए इस शराब के प्रभाव का मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इसका स्तर बहुत ऊंचा था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे राघव अपने वर्तमान क्षेत्र से समझ सके। उसने बस महसूस किया कि यह शराब पहले ही हेवनली दाउस के साथ मिल चुकी थी और उसकी समझ के दायरे को पार कर चुकी थी। अंदर ही अंदर उसने उच्च पुरोहित के प्रति प्रशंसा में झुककर प्रणाम किया। उसने सिर्फ एक सामान्य ढांचा प्रस्तावित किया था और कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उच्च पुरोहित वास्तव में इस तरह की एक अनूठी दिव्य उत्कृष्ट कृति बनाने में कामयाब रहे थे। हाँ, मैं विनम्र हूं। हर कोई शराब के रहस्यों को इतनी सरलता से नहीं बता सकता। इसके अलावा यह शराब का फॉर्मूला मेरे खुद के ज्ञान के लिए बहुत फायदेमंद था। कुछ बदलावों के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि मैंने एक नए मार्ग पर झांका है। राघव, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। उच्च पुरोहित ने भावनात्मक रूप से कहा। नहीं, ये छोटा वाला आपकी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। राघव कड़वाहट से मुस्कुराया। उच्च पुरोहित का क्षेत्र एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय नहीं ले सकता था। बच्चे, यहां लो, ये 2 जग मेरी वर्तमान सबसे बड़ी उत्कृष्ट कृतियां है। मैं तुम्हें ये देता हूं। उच्च पुरोहित ने राघव को 2 फीट ऊंचे जग सौंपे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये खजाने थे और राघव शिष्टाचार पर नहीं टिका रहेगा। नहीं, वह ऐसा अभिनय करेगा कि वह है। उसने उन्हें सीधे ले लिया। मैंने सुना है कि तुम कुछ मुश्किल में फंस गए हो। अगर तुम्हें कोई कठिनाई है तो तुम आगे बढ़ सकते हो और उन्हें आवाज दे सकते हो। हालांकि मेरा वाइन गॉड पैलेस लड़ाई पसंद नहीं करता। हमारे पास कुछ काबिलियत है, उच्च पुरोहित ने कहा। सच कहूं तो मेरे पास वास्तव में वाइन गॉड पैलेस के लिए कुछ योजनाएं हैं। खैर, ज्यादा सही कहे तो मेरे पास एक निश्चित व्यक्ति के लिए कुछ योजनाएं हैं। राघव ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। हाँ, मैं समझ गया। छोटे दोस्त, तुम सच में शैतान हो। ये ठीक है, मेरा वाइन गॉड पैलेस अपने शिष्यों की निजी शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उच्च पुरोहित अचानक हंसे। उन्होंने साफ तौर पर राघव के इरादों को भांप लिया था। बच्चे, तुम अब जा सकते हो। तुम इस बार वाइन गॉड पैलेस के लिए बेहद मददगार थे, और अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस पूछना। ये एक वादा था। राघव ने जल्दबाजी में उठकर सिर झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद उच्च पुरोहित, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। यह वादा बहुत कीमती था। यह किस तरह का मजाक था? वाइन गॉड पैलेस एक ऐसा अस्तित्व था जिसे पिल वैली ने भी भड़काने की हिम्मत नहीं की। इस वादे के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। राघव को मदद मांगना पसंद नहीं था, और वह यकीनन नहीं मांगेगा जब तक कि उसके पास कोई विकल्प ना हो। लेकिन इस वादे के साथ उसके पास सुरक्षा की एक और परत थी। उच्च पुरोहित के महल को छोड़कर उसने पूरी तरह से आराम महसूस किया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि किसी ने उसका रास्ता रोक दिया। छोटे बदमाश, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। राघव का रास्ता रोकने वाला भयंकर दिखने वाला देवदत्त था। ओ रघु, क्या तुम मुझे फिर से चुनौती दे रहे हो? सच कहूं तो मैं तुम्हारी बार बार हारने के बावजूद मुझे चुनौती देना जारी रखने की काबिलियत की सच में तारीफ करता हूं। राघव ने देवदत्त पर एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि आज का देवदत्त पहले से अलग था। बकवास बंद करो। इस बार मैं तुम्हें यकीनन हरा दूंगा, लेकिन हमारी लड़ाई से पहले मेरी नई अतुलनीय दिव्य शराब चखकर देखो। देवदत्त ने अचानक एक मेज बुलाई और 2 कटोरे शराब उंडेल दी। देवदत्त दूसरे शिष्यों से अलग था। वो अपने लिए एक विशिष्ट क्षेत्र के बिना वाइन गॉड पैलेस के चारों ओर घूमता रहा। वह जहां चाहता था वहां जाता था। चीयर्स। देवदत्त और राघव बैठ गए,
अपने कटोरे छूते हुए। राघव ने इसे एक घूंट में पी लिया। राघव को अपनी शराब पीते हुए देखकर देवदत्त मुस्कुराया। तुम कमीने मोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राघव का चेहरा अचानक बदल गया। बूम! राघव की डिवाइन रिंग अचानक उसके पीछे दिखाई दी और उसकी आंखों में 4 तारे उभरे। उसके 108,000 इमॉर्टल प्लेटफॉर्म्स पागलों की तरह घूम रहे थे, क्योंकि उसकी ऊर्जा अनजाने में फूट पड़ी, जिससे शून्य हिल गया। राघव ने इस ऊर्जा को दबाने की पूरी कोशिश की। अगर वह इसे यूं ही फूटने देता तो आसपास की जमीन फट जाती। उसका चेहरा लाल हो गया था कि वह कितनी मेहनत से रोक रहा था। अब वह समझ गया कि उसने आज मोटे को थोड़ा अलग क्यों महसूस किया था। तो उसने पहले ही एक नई तरह की शराब बना ली थी और उसे ठग रहा था। अगर वह अपनी ऊर्जा को खूटने देता तो आसपास का इलाका यकीनन नष्ट हो जाता। हालांकि वाइन गॉड पैलेस कुछ नहीं कहता, यह राघव के लिए बहुत शर्मनाक होता। हाँ, देवदत्त ने राघव की दयनीय दुर्दशा देखकर हंसा। देवदत्त को लगा जैसे वह कभी इतना बेफिक्र नहीं रहा। जब से वह राघव को जानता था, वो किसी को मारने की हद तक दब गया था। अब वह आखिरकार अपनी भड़ास निकाल रहा था और उसे नाचने का मन कर रहा था। तुम कमीने मोटे, राघव ने शाप दिया, लेकिन फिर उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और ध्यान केंद्रित किया। देवदत्त की शराब बारूद की तरह थी। इसने तुरंत उसकी सारी ऊर्जा को प्रज्वलित कर दिया और राघव को इस ऊर्जा को किसी तरह बाहर निकालने की जरूरत थी, लेकिन वह इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता था और उसे लगातार इसे दबाना पड़ा। वो हैरान था। इस शराब की ऊर्जा बिल्कुल टौफनाक थी। ये वास्तव में उसकी क्षमता को उत्तेजित कर रही थी। हालांकि उसने सिर्फ एक कटोरा पिया था, वो महसूस कर सकता था कि शराब उसके शरीर की छिपी हुई क्षमता को उत्तेजित कर रही थी। मंडरा बॉडी टेम्परिंग पिल्स द्वारा मजबूत होने के बाद उसका भौतिक शरीर एक बार फिर मजबूत हो रहा था। चिंता मत करो, इसे बाहर निकलने दो, कोई तुम पर हंसेगा नहीं। तुम जितना ज्यादा रोकोगे, बाहर निकलने पर यह उतना ही ज्यादा बदबूदार होगा। देवदत्त जोर से हंसा। राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कई सांस के समय के बाद वो इस तूफानी ऊर्जा को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन वो सचमुच प्रभावित हुआ। इसे दबाने के बाद वो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि इस दबंग उत्तेजना के माध्यम से उसका भौतिक शरीर मजबूत हो गया था। तुम कमीने मोटे, तुमने मुझे इस तरह ठगने की हिम्मत कैसे की? राघव ने देवदत्त को घूर कर देखा, जो इस समय मुस्कुरा रहा था। है, इतने छोटे दिल के मत बनो, एक आदमी को उदार होना चाहिए। देवदत्त ने राघव के कंधे पर थपथपाया, लेकिन वह मुस्कान राघव को उसे थप्पड़ मारने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह शराब बुरी नहीं है, तुम्हारे पास जितनी है उतनी मुझे दे दो। राघव ने शराब के जग को थपथपाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं? मैं तुम्हें यह सब क्यों दूं? देवदत्त ने तिरस्कार से मांग की। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ा सौभाग्य भेजने वाला हूं। राघव शरारती अंदाज में हंसा। राघव के चेहरे के हाव भाव देखकर देवदत्त को अचानक एक बुरा एहसास हुआ। अरे ओए लड़के, कुछ भी पागलपन करने की सोचना भी मत। हालांकि वह नहीं जानता था कि राघव क्या योजना बना रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ बार शराब पीने के बाद वह राघव की आंखों से ही बता सकता था कि वह किसी शरारत की फिराक में है। 6 डरपोक कहीं का, मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है और तुम पहले से ही भागने की ड्रम बजा रहे हो। भविष्य में मुझे अपने साथ शराब पीने के लिए मत कहना, राघव ने तिरस्कार से कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह भड़का सकते हो? तुम मुझे समझते क्या हो? वाइन गॉड पैलेस में भागने से पहले मैंने इन जमीनों पर दबदबा बनाए रखा था। मैंने हर तरह के लोगों को देखा है और मैं तुम्हारी तरह के लोगों को जानता हूं। मैं तुम्हारी बकवास में नहीं फंसने वाला। साफ है कि देवदत्त एक महान अनुभव वाला व्यक्ति था और इतनी आसानी से उसके जाल में नहीं फंसेगा। उसने शराब का एक और जग निकाला। ये एक अलग शराब थी जो इतनी तीव्र नहीं थी। आखिरकार पिछली शराब आमतौर पर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी। राघव ने जग लिया और शराब के 2 नए कटोरे भर दिए। उसने तिरस्कार से कहा, तुमने कब जमीनों पर दबदबा बनाए रखा था?
क्या एंशिएंट रेसेस ने तुम्हारा पीछा नहीं किया था कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी? क्या तुम्हारा शिकार कुत्ते की तरह नहीं किया गया था? ये कहना कि तुम वाइन गॉड पैलेस में भाग गए सच में सही है। अगर तुम कुत्ते की तरह भागे नहीं होते तो तुम्हारे शरीर की सारी चर्बी एंशिएंट रेसेस के लिए एक महान स्टू में बदल गई होती। एंशिएंट रेसेस में बस बहुत सारे लोग हैं। वे सैकड़ों लोग एक ही रियल में मेरा पीछा कर रहे थे और यहां तक कि उच्च कल्टीवेशन बेसिस वाले लोग भी थे। क्या मुझे भागना नहीं चाहिए था और इसके बजाय बस अपनी जान फेंक देनी चाहिए थी? देवदत्त गुस्से में था। उस समय देवदत्त ने एंशिएंट रेसेस के कई मुख्यालयों को नष्ट कर दिया था, जिससे वे पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे और उन्हें बड़ी ताकत के साथ बाहर निकलना पड़ा था। लेकिन अनगिनत विशेषज्ञों से घिरे होने के बावजूद उसने अपना खुद का रास्ता काटकर बाहर निकाला था। उसने जितने विशेषज्ञों को मारा था उससे लगभग पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हड़कंप मच गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि 3 साल तक भागने और पलटवार करने के दौरान उसने अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन बेस का उपयोग रियल्म्स में लड़ने और उसका पीछा करने वाले 3 रेस लीडर्स को मारने के लिए किया था। वे रेस लीडर्स सभी भयानक लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे। उस समय देवदत्त ने काफी सनसनी मचाई थी। हालांकि उसके कार्यों से एंशिएंट रेसेस पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सर्वोच्च विशेषज्ञों को भेजा, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे ही उसे मारा जाने वाला था, वाइन गॉड पैलेस के लोगों ने उसे बचाया और वो उनकी वाइन गॉड की पूजा में शामिल हो गया। हालांकि देवदत्त अंत में हार गया था। किसी ने भी उस पर हंसने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे उसके दबंग तरीके के लिए प्रशंसा से भरे थे। हार तो हार होती है, बहाने क्यों बनाने? जब मैं शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ था तो मैं भी रियल्म्स में लड़ रहा था। मैंने हर तरह की नापाक चालें देखी हैं। खैर, यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। फैटी, मैं तुम्हें कुछ महान सौभाग्य देने की योजना बना रहा हूं। तुम इसका फायदा उठा सकते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। राघव ने एक घूंट शराब पी और अपने आस्तीन से अपना मुंह पोंछा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम तो बस एक फाउंडेशन फोर्जिंग लड़के हो। तुम मुझे किस तरह का सौभाग्य दे सकते हो? देवदत्त ने तुनक कर कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम कृतघ्न साथी, अगर मेरे फॉर्मूलों के लिए नहीं होता तो क्या तुम वह शराब रिफाइन कर पाते? अगर मेरे फॉर्मूलों के लिए नहीं होता तो क्या तुम अपनी बेलफुल ऑरा को आरक्षित कर पाते? तुम खुद क्यों नहीं सोचते कि मेरे अलावा और किसने तुम्हें ऐसा सौभाग्य देने की जहमत उठाई? राघव ने कोसा। उसने देखा था कि देवदत्त की बेलफुल ऑरा बहुत कम हो गई थी। पहले उसकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत दबंग थी और उसकी जमा हुई किलिंग इंटेंट बहुत मजबूत थी, जिसके कारण एक तरह की विशेष बेलफुल ऑरा पैदा हुई थी। यह बेलफुल ऑरा उसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती थी और वह इसे दबा नहीं पाया था। इसीलिए साधारण लोग उसके पास भी नहीं आ पाते थे। वे उस बेलफुल ऑरा से प्रभावित होते थे और हिंसक आसानी से गुस्से में आ जाते थे और उनमें मारने की इच्छा भी पैदा हो सकती थी। केवल अनुराधा जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास शुद्ध और सरल दिल था और जिसने कभी वास्तविक नरसंहार में भाग नहीं लिया था, वो इसका अपवाद था। सौरभ ने पहले भी कई बार देवदत्त को देखा था, लेकिन वह हमेशा दूरी से होता था। वह भी उस बेलफुल ऑरा से प्रभावित होने से डरता था। वाइन गॉड पैलेस के अन्य शिष्य सभी अलग अलग वाइन दाउस की खेती करते थे और उनमें से ज्यादातर शांत और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते थे। यह देवदत्त के वाइन दाव से अलग था और इसलिए बाकी लोग भी उससे बातचीत नहीं करते थे। यही कारण था कि देवदत्त अब राघव को जवाब देने में असमर्थ था। ये राघव के फॉर्मूले थे जिसने उसे फायदा पहुंचाया था, जिससे उसे शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति मिली थी। उसने उस बेलफुल ऑरा को आरक्षित करना सीख लिया था। यह इसलिए भी था क्योंकि उसने इसे आरक्षित कर लिया था कि उसके द्वारा बनाई गई शराब भी आरक्षित हो गई थी। अब ये सतह पर शांत दिखती थी और पीने के बाद ही भड़कती थी। उसने अभी अभी राघव को ऐसे ही ठगा था। अच्छे शब्दों में कहें तो राघव ने उसे पहले ही सौभाग्य दे दिया था। यह कुछ ऐसा था जो उसकी खेती और अंतर्दृष्टि के लिए अत्यंत सहायक था।
इसलिए राघव के कोसने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये बस एक मजाक था और तुमने इसे इतनी गंभीरता से ले लिया। कितने छोटे आदमी हो। बस अपनी शराब पियो और सुविधाजनक रूप से तुम मुझे बता सकते हो कि यह सौभाग्य क्या है। देवदत्त ने राघव के लिए शराब का एक कटोरा भरा, जिसे माफी के रूप में गिना जा सकता था। राघव वास्तव में गुस्से में नहीं था और इसे पीते हुए उसने कहा, हमारे बीच पी गई शराब के कारण हम अब भाई माने जा सकते हैं। ये क्या बकवास है? क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? देवदत्त ने लगभग अपनी शराब थूक ही दी थी। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने 3000 साल पहले महाद्वीप में झाड़ू लगा दी थी और अब राघव उसे भाई कहना चाहता था। 6. तुम्हें भाई कहना तुम्हारे लिए मेरा सम्मान है। मुझे लगता है कि तुम एक गर्म खून वाले आदमी हो। क्या तुम्हें लगता है कि किसी को भी मेरा भाई बनने की योग्यता है? राघव ने तिरस्कार से कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद भाई। देवदत्त निःशब्द था। यह लड़का वास्तव में घमंडी था, लेकिन यह सोचते हुए कि उच्च पुरोहित ने उसे क्या बताया था, वो इस बात से बहुत शांत महसूस करने लगा। वह ऐसा व्यक्ति था जिससे वाइन गॉड भी धूप या पूजा के लिए घुटने टेकना स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे शख्स का भाई होना सच में उसका दर्जा बढ़ा सकता है। देवदत्त को गंभीरता से सुनते हुए देखकर राघव ने धार्मिक आक्रोश से भरी एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब मैंने सुना कि एंशिएंट रेसेस ने तुम्हारा पीछा किया तो मैं अत्यंत अप्रसन्न हुआ। एंशिएंट रेसेस खुद को समझते क्या है? वे बस मानव जाति और एक्सयूएन बीस्ट्स के बीच हाइब्रिड है। उस समय मानव जाति दुनिया की नेता थी, जबकि एक्सयूएन बीस्ट्स केवल माध्यमिक अस्तित्व थे, केवल मानव जाति के सवार और युद्ध जानवर बनने के लायक थे। मानव जाति से ईर्ष्या करते हुए और हेवनली दाउस के करीब आने के लिए एक्सयूएन बीस्ट्स ने अपनी जाति के सदस्यों को भेजा जो मानव रूप ले सकते थे, ताकि वे मानव जाति के साथ संभोग कर सके। और यही एकमात्र कारण है कि एंशिएंट रेसेस का जन्म हुआ। फिर मानव जाति गिरावट में चली गई, जबकि एंशिएंट रेसेस ने खेती के मामले में खुद को उनसे बेहतर महसूस किया और उन्होंने अपनी मानव रक्तरेखा को त्याग दिया, खुद को केवल एक्सयूएन बीस्ट्स का वंशज घोषित कर दिया। उनके लिए हमें तुच्छ समझना, उनके लिए हमें धमकाना, बस इन लोगों को देखकर जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, इंसान को गुस्सा आता है। इसके अलावा उन्होंने तुम्हारा शिकार करने की हिम्मत की। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अगर यह मुझ पर निर्भर करता, भाई, वो सब कई साल पहले हुआ था। क्या तुम मुद्दे पर आ सकते हो? देवदत्त थोड़ा निःशब्द था, क्योंकि उसने देखा कि राघव और ज्यादा आक्रोशित हो रहा है, जैसे कि जिसे उस समय शिकार किया गया था वो खुद हो। मुद्दा, मैं तुम्हारे लिए न्याय चाहता हूं। मैं निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही शांत नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई को इस तरह धमकाया जाना कैसे सहन कर सकता हूं? मैंने पहले ही इस मामले की जांच कर ली है। उस समय 3 साथी थे जिन्होंने तुम्हें बुरी तरह से घायल किया था। वे सबसे ज्यादा घृणित थे और एक जायंट ईगल रेस था, एक बारबेरियन एलिफेंट रेस था और एक टाइगर रेस था। राघव ने देवदत्त को करीब से घूरते हुए कहा, 1 मिनट रुको। मुझे उस बारबेरियन एलिफेंट साथी की कुछ याद है। उसने मेरे पीछे एक क्लब से मारा था, जिससे मेरी जान लगभग चली गई थी। लेकिन मुझे जायंट ईगल रेस या टाइगर रेस याद नहीं है। देवदत्त ने भौहें चढ़ाई। राघव अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि उसने एक सही अनुमान लगाया था। उसने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है? उस समय तुम पर हमला करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन वे 3 थे जिन्होंने तुम्हारे चारों और एक 3 तरफा नाकाबंदी बनाई थी। अगर जायंट ईगल रेस और टाइगर रेस के विशेषज्ञ सहयोग नहीं करते, तो क्या वो बारबेरियन एलिफेंट विशेषज्ञ तुम्हें मारने में कामयाब हो पाता? जानते हो क्या, अब जब तुम ये कहते हो तो ये सच है। उस समय वे एंशिएंट रेस के मूर्ख बहुत सारे थे और मैं अपने नरसंहार से लगभग पागल हो गया था। हाँ, मुझे याद है, एक साथी था जिसके पंख थे जो लगातार मुझ पर हमला कर रहा था, और एक पंजे वाला साथी भी था। तो ये बात थी। देवदत्त ने समझते हुए सिर हिलाया। राघव अंदर ही अंदर हंसा। पंखों वाली एंशिएंट रेसेस काफी थी और पंजे वाली तो और भी ज्यादा। खैर,
जब तक देवदत्त को लगता है कि वह सही है तब तक ठीक है। तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए मैंने उन 3 रेसेस के रैंक 8 सेलेस्टियल्स का नरसंहार कर दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए काफी मेहनत की है? राघव ने अपनी छाती थपट पाई। उसका तरीका ऐसा था जैसे उसने केवल उसकी भड़ास निकालने में मदद करने के लिए ऐसा किया हो। राघव ने 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में क्या हुआ था इसका एक मोटा मोटा सारांश दिया, लेकिन सामान्य अर्थ यह था कि उसे एंशिएंट रेसेस नापसंद थे और वो उसके लिए न्याय कर रहा था। यह सुनकर कि राघव ने उनके 3 रैंक 8 सेलेस्टियल्स को मार डाला था, जो सभी उससे उच्च कल्टीवेशन बेसिस वाले थे, और यहां तक कि एक के मुकाबले 5 लड़ा था, देवदत्त वास्तव में प्रभावित हुआ। रुको, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुमने कभी हेवनली फेट पवेलियन को भड़काया था? उस समय तुम मुझे जानते भी नहीं थे, देवदत्त ने संदेह से कहा। जैसा कि अपेक्षित था, जितना लंबा आप बात करते हैं, आपके झूठ को पकड़ना उतना ही आसान होता है। बहुत ज्यादा डींगे मारने के बाद उसे वापस लेना मुश्किल था। अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए राघव ने यहां तक कहा था कि वह देवदत्त की वजह से हेवनली फेट पवेलियन के खिलाफ गया था। उस समय अगर हेवनली फेट आइलैंड नहीं होता तो देवदत्त शायद हारा नहीं होता, लेकिन एक बार जब उसने यह कहा तो समय मेल नहीं खाया। उसके अपने शब्दों ने उसे बेनकाब कर दिया। लेकिन राघव कौन था? जब उसके चेहरे की मोटाई की बात आई तो कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता था? तुम मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें जानता था। बहुत पहले मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुम्हें एक सच्चा आदमी महसूस किया था। मैं तुम्हारे लिए खड़ा क्यों नहीं हो सकता था? राघव ने कहा, तुम बेशर्म बदमाश, ये सब बकवास करने के बाद तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारी खुद की पैदा की हुई मुसीबत को संभालने में तुम्हारी मदद करूं? इसके बारे में सोचना भी मत। देवदत्त इतना मूर्ख नहीं था कि वह इसके जाल में फंस जाए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना इसे संभाल नहीं सकता? मैं बस तुम्हें बदला लेने का मौका दे रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, राघव ने बेसब्री से कहा। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम उस एहसान का इस्तेमाल करना चाहते हो जो पिछली बार मैं तुम्हारा देनदार हूं? देवदत्त ने मांग की। क्या बकवास! मैं राघव तुम्हें भाई मानता हूं। क्या हमें अपने एहसानों की गणना इस तरह करने की जरूरत है? मैं तुम्हें बताता हूं, इसका उस एहसान से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे भाई के रूप में मैंने तुम्हारी भड़ास निकालने में मदद की, इसलिए तुम्हें मेरी भड़ास निकालने में मदद करनी होगी। इसके अलावा तुम अभी भी मेरे उस एहसान के देनदार रहोगे, राघव ने घोषित किया। यह क्या बकवास है? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? देवदत्त गुस्से में था, लेकिन उसकी कुछ बर्फीलीपन फीकी पड़ गई। अगर राघव इसके लिए उस समय के एहसान का उपयोग कर रहा होता तो उसे यह अस्वीकार्य लगता, लेकिन राघव का यह बेशर्म तरीका उसे इसके बजाय थोड़ा करीबी महसूस करा रहा था। तो क्या अगर मैं बेशर्म हूं? जब तुम्हारे भाई को मदद की जरूरत है तो क्या तुम मदद नहीं करोगे? इसके अलावा क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? राघव ने निर्भीकता से कहा, एक बार फिर लालच दे रहा था। मैं चाहता हूं, लेकिन मैं वाइन गॉड पैलेस का शिष्य हूं। मेरे लिए ऐसा करना सुविधाजनक नहीं है, देवदत्त ने झिझकते हुए कहा। यह सच था कि उसे उस मामले के अपने गुस्से को दूर करने का कभी मौका नहीं मिला था, जिससे उसके दिल में एक गांठ रह गई थी। है, कोई चिंता नहीं, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए उच्च पुरोहित को संभाल लिया है। राघव शरारती ढंग से मुस्कुराया। सच में? फिर चलो उन्हें एक ऐसा सबक सिखाते हैं जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। देवदत्त की आंखों में एक खतरनाक रोशनी दिखाई दी, साथ ही उत्साह का एक निशान भी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के भीतर विजेंद्र, टावर विभाग के प्रमुख, टावर डिपार्टमेंट हेड, और शिवेंद्र एक निजी कमरे में थे। उनके चेहरे कुछ गंभीर थे। शिवेंद्र ने चिंतित होकर कहा, एक्सयूएन मास्टर, राघव को पिल टावर ने ग्रैंड एक्साई एंशिएंट नेशन के अंदर फंसा लिया है। उन्होंने पहले ही नाकेबंदी की कई परतें बिछा दी हैं। प्राचीन जातियां भी सक्रिय हो रही हैं। राघव खतरे में है। ग्रैंड एक्साई पर जो कुछ हो रहा था उसकी खबर फैल चुकी थी।
फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के भीतर राघव ने पिल टावर के शीर्ष प्रतिभाशाली कुणाल को मार डाला था। साथ ही उनका एंसेस्ट्रल आइटम ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन भी छीन लिया था। उसने पिल टावर को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। पिल टावर ने पहले ही यह बात फैला दी थी कि जो कोई भी राघव को पनाह देने की हिम्मत करेगा उसे उनका दुश्मन माना जाएगा। पिल टावर के क्रोध के बाद पिल टावर से निकटता से संबंधित उन शक्तियों ने ग्रैंड एक्साई की सीमाओं को सील करने के लिए अपने विशेषज्ञों को भेजा। परिवहन गठन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशंस विशेषज्ञों से भरे हुए थे। जाहिरा तौर पर दर्जनों संप्रदाय मदद कर रहे थे और निश्चित रूप से उनमें से एक हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पिल टावर ने उन सभी संप्रदायों को पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए कहा। वहां संप्रदाय मास्टरों के स्तर के 10 से अधिक विशेषज्ञ, साथ ही अनगिनत सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी थे। स्पष्ट रूप से पिल टावर ये एक डराने वाली रणनीति के रूप में कर रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विजेंद्र के पास उन्हें रोकने की कोई क्षमता न हो। यह पिल टावर के पक्ष में नहीं रहने वाले अन्य संप्रदायों के लिए भी एक चेतावनी थी। टावर विभाग के प्रमुख ने कहा, यह मामला बहुत बड़ा हो गया है, हमारा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट कुछ नहीं कर सकता। पिल टावर ने जो खबर जारी की थी वो ये थी कि पिल टावर के विशेषज्ञ कुणाल को ग्रैंड हाथ द्वारा प्राचीन अवशेषों के रहस्यों की खोज में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन राघव कुणाल के खजानों के लिए लालची हो गया और उन्हें पाने के लिए उसे मार डाला। हालांकि इस तरह की बकवास में छोटी सी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति अनगिनत कमियां देख सकता था, लेकिन पिल टावर ही था। उन्होंने जो कहा वही सच था। इसके अलावा इस सत्य की गवाही और पुष्टि अनगिनत अन्य संप्रदायों द्वारा की जाएगी। वो उनका अकाट्य प्रमाण था जिससे कोई बहस नहीं कर सकता था। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो अगर पिल टावर गोबर के ढेर की ओर इशारा करके कहता कि उसकी खुशबू अच्छी है, तो अनगिनत अन्य संप्रदाय कहेंगे कि उसकी खुशबू अच्छी है। यहां तक कि ऐसे लोग भी होंगे जो उसे उठाकर चाटेंगे ताकि ये साबित हो सके कि यही सत्य है। खेती की दुनिया में वास्तविक तथ्य महत्वपूर्ण नहीं थे, केवल शक्ति महत्वपूर्ण थी, और पिल टावर के पास वह शक्ति थी। विजेंद्र शांत थे, उनकी आंखें विचारों में बंद थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे वह इस समस्या को कैसे हल करे इस बारे में सोच रहे हों। शिवेंद्र ने प्रस्ताव दिया, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प मार्शल हेवन अलायंस से मदद का अनुरोध करना होगा। टावर विभाग के प्रमुख ने सिर हिलाया, यह बेकार है। मार्शल हेवन अलायंस केवल गठबंधन के भीतर होने वाली चीजों की देखभाल करता है। यह मामला फोर नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में हुआ और कोई चश्मदीद गवाह या सबूत नहीं है। पिल टावर को बस अपनी कहानी के साथ जारी रहने की जरूरत है कि राघव ने खजानों के लिए उनके शिष्य को मार डाला और कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्शल हेवन अलायंस के पास हस्तक्षेप करने का कोई बहाना नहीं है और ये उनके नियमों के अनुरूप नहीं है। जहां तक 4 प्राचीन राष्ट्रों की बात है, वे खेती की दुनिया से बाहर स्थित है और 4 राष्ट्रों की संधि इस मामले को और भी जटिल बना रही है। एक छोटी सी गलती एक विशाल अराजक युद्ध का कारण बन सकती है जो 4 प्राचीन राष्ट्रों को नष्ट कर देगा, जिससे उनका क्षेत्र और संसाधन विभिन्न बड़े संप्रदायों द्वारा छीन लिए जाएंगे। सहार होगा। एक के बाद एक विकल्प बंद होने पर शिवेंद्र आ भरे बिना नहीं रह सका। कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, उस छोटे साथी की मुसीबत मोल लेने की क्षमता बढ़ती ही जा रही है। अब हम भी इससे निपट नहीं सकते। जब से राघव एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में आया था, संप्रदाय को मूल रूप से उसने पलट दिया था। अब वह थोड़े समय के लिए ही बाहर गया था और उसने अभूतपूर्व मुसीबत खड़ी कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर मुसीबत पैदा करने की अपनी क्षमता को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। शिवेंद्र ने पूछा, एक्सयूएन मास्टर, आपकी राय क्या है? विजेंद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, कुछ नहीं करना है, हम बस देखते रहेंगे। अगर वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है तो रीइंकार्नेशन मिरर को हमारे कर्मिक सौभाग्य को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे बाहर लाऊंगा और उन्हें तब तक मारूंगा जब तक स्वर्ग और पृथ्वी पलट न जाए। क्या?
शिवेंद्र और टावर विभाग के प्रमुख के भाव बदल गए। रीइंकार्नेशन मिरर और एक्सुएंशन टावर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की संप्रदाय रक्षा दिव्य वस्तुएं थी। वे ही संप्रदाय के कर्मिक सौभाग्य को भी बनाए रखते थे और उन्हें हल्के में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उनका उपयोग करने से संप्रदाय के कर्मिक सौभाग्य को नुकसान होगा। पिछली बार पूर्वी समुद्र में क्योंकि रीइंकार्नेशन मिरर को संप्रदाय के कर्मिक सौभाग्य को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा था, विजेंद्र ने केवल रीइंकार्नेशन मिरर के प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का उपयोग किया था। अगर उसने उसके वास्तविक शरीर का उपयोग किया होता तो इससे बड़ा नुकसान होता। विजेंद्र थोड़ा मुस्कुराए। उस मुस्कान में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प था, जो दिखाता था कि वह कितने गंभीर थे। राघव को जिंदा रहना चाहिए, भले ही कीमत अधिक हो, यह करना ही होगा। उस छोटे साथी ने एक बार एक दिलचस्प बात कही थी, कमजोर मजबूत से डरते हैं, मजबूत और मजबूत से डरते हैं, और मजबूत निडर से डरते हैं। अगर पिल टावर खेलना चाहता है तो हम उनका साथ देंगे। मेरा एक्सुएंशन दाओ सेक्ट बहुत लंबे समय से शांत रहा है, जिससे दूसरों को लगता है कि हम एक बिना दांतों वाले शेर हैं। हमें साबित करना होगा कि हमारे दांत अभी भी तेज हैं। शिवेंद्र और टावर विभाग के प्रमुख के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि एक्सयूएन मास्टर वास्तव में क्रोधित थे। शायद मध्य मैदान हिलने वाला था। ठीक इसी समय कमरे में रोशनी चमकी और उनके सामने एक रूनिक पत्र दिखाई दिया। विजेंद्र हैरान हुए बिना नहीं रह सके। हुयू सेक्ट से एक गुप्त संदेश। ये हुयू सेक्ट और उनके बीच एक गुप्त संचार विधि थी। यह आमतौर पर जरूरी मामलों को छोड़कर इस्तेमाल नहीं की जाती थी। विजेंद्र ने पत्र पर एक उंगली दबाई। पत्र तुरंत धूल में बदल गया, जबकि ऊर्जा की एक अदृश्य लहर फैल गई। विजेंद्र अचानक हंसे। उस छोटे साथी राघव में कुछ दम है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे शिवेंद्र और टावर विभाग के प्रमुख एक दूसरे को खाली नजर से देखने लगे। एक दूर जगह पर एक तेज चट्टान वाला एक ऊंचा पहाड़ था। ये एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह था जिसे जमीन में घुसा दिया गया था। चट्टान के ऊपर एक साधारण लकड़ी का कमरा था। ठंडी हवा ब्लेड की तरह चोटी से बह रही थी, अपने साथ एक सीटी की आवाज ला रही थी। लकड़ी के कमरे पर अनगिनत निशान थे, जैसे ब्लेड ने उसे काटा हो। अगर कोई फॉर्जिंग मास्टर कमरे को देखता तो वे निश्चित रूप से हैरान होते। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह कमरा वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ गोल्डन थ्रेड स्पिरिट वुड से बना था। इसकी कठोरता एक किंग आइटम के तुलनीय थी और इसकी कठिनाई एक किंग आइटम से भी अधिक थी। इतनी शक्तिशाली सामग्री को वास्तव में एक शैबी कमरे में बदल दिया गया था। उस पर लगे निशान हवा से थे, जो दिखाते थे कि हवा के ये ब्लेड कितने भयानक थे। रक्षा किए बिना एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी नष्ट हो जाएगा। कमरे के सामने सफेद लटकती भौहों वाला और भूरे रंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग थे। वो अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, चौंकाने वाली हवा को नजरअंदाज कर रहे थे। एक बहुत लंबे और बड़े मांसल आदमी ने रिपोर्ट दी, बूढ़े आदमी, लगता है राघव मुसीबत में है। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से पूछा, क्या ये बड़ी मुसीबत है? बस ठीक ठाक। क्या वो इसे खुद संभाल सकता है? मुझे संदेह है, बुजुर्ग ने कहा। तो बूढ़े सातवें को एक यात्रा करने के लिए कहो। ये अभी भी पुराने नियम है। अगर उसे जरूरत न हो तो उसे हस्तक्षेप नहीं करना है। बच्चों को खुद ही परिपक्व होना पड़ता है। जब वे अभी भी युवा है तब थोड़ा कष्ट उठाना कोई बुरी बात नहीं है। क्या उसे इस बार वापस लाया जाना है, उस पर निर्भर करता है। उसे मजबूर मत करना। बड़े आदमी ने सिर हिलाया और उसकी आकृति चट्टान से गायब हो गई। बुजुर्ग अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। देवदत्त के घर से लौटकर राघव को ठास तौर पर सुकून महसूस हुआ। वो आखिरकार देवदत्त को उसकी मदद करने के लिए राजी करने में कामयाब रहा था। सच कहूं तो देवदत्त की प्राचीन जातियों के साथ दुश्मनी गहरी थी। अतीत में उसने शायद ही कभी पीते समय भी क्या हुआ इसका उल्लेख किया हो, लेकिन इस बार पता नहीं उसने बहुत ज्यादा पी ली थी या क्या, लेकिन वह भावुक हो गया था और राघव को जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताया था। उस समय उसका एक छोटा भाई था जो चौंकाने वाला प्रतिभाशाली भी था।
हालांकि वह भी एक उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति था, लेकिन वह एक ईमानदार व्यक्ति था। देवदत्त के अनुसार प्राचीन जातियों के साथ उसकी दुश्मनी का कारण यह था कि प्राचीन जातियां एक सुंदर महिला कृषक के लिए चीजें मुश्किल बना रही थी और उसके छोटे भाई ने उसकी मदद की थी। उसे बचाने के लिए प्राचीन जातियों के कई विशेषज्ञों को मार डाला था। बाद में वह महिला उसके छोटे भाई के साथ दांव साथी बन गई थी, लेकिन अच्छी चीजें शायद ही कभी टिकी। प्राचीन जातियों ने उन्हें घेर लिया और हालांकि उसके छोटे भाई ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वो महिला कृषक फिर भी उनके हमले के दौरान मर गई। अपने दुख में उसके भाई ने हत्याकांड शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप वो प्राचीन जातियों के विशेषज्ञों से घिर गया। प्राचीन जातियों के नेताओं में से एक का पहला बेटा उसके द्वारा मार दिया गया था। इससे वो प्राचीन जाति क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे मारने के लिए एक आकाश को ढकने वाला जाल स्थापित किया। देवदत्त ने खबर सुनते ही मदद के लिए तुरंत दौड़ा, लेकिन वह अभी भी एक कदम देर से आया। वो ठीक समय पर आया जब उसका भाई मर रहा था। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ उसके भाई का सिर काटने और उसके मूल की जांच करने वाले थे। वे प्राचीन जातियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उसके पूरे परिवार को मिटाना चाहते थे। देवदत्त तुरंत फट पड़ा था। उसने न केवल उन सभी विशेषज्ञों को मार डाला था, बल्कि वो उनकी जाति का शिकार करने और उन्हें मिटाने के लिए भी गया था। यहां तक कि एक आत्मघाती कदम के माध्यम से जाति के नेता को भी मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर चोट लगी थी। उसके भाई के लिए उसका बदला लेने से प्राचीन जातियां उसका शिकार करने लगी। मध्यस्थता के लिए कोई जगह नहीं बची थी। प्राचीन जातियों को भी किसी बहाने की परवाह नहीं थी। कोई तर्क नहीं था जो उन्हें उनके शिकार से रोक सके। उनके पास बस एक ही विचार था, जो प्राचीन जातियों को अपमानित करते हैं उन्हें मरना ही चाहिए। जब उसने इस मामले का उल्लेख किया तो राघव महसूस कर सकता था कि देवदत्त अभी भी नाराजगी से भरा हुआ था। वाइन दाव की खेती के इतने वर्षों ने भी उसके दिल में उस नफरत को मिटाया नहीं था। अब जब वह राघव के साथ काम करने के लिए सहमत हो गया था, तो वे दोनों तुरंत एक ही पृष्ठ पर थे। शाही महल में लौटकर राघव ने अभिषेक से स्थिति के बारे में पूछा। उसने सीखा कि ग्रैंड एक्साई सिटी का पूरा शहर पिल टावर की निगरानी में था। ग्रैंड एक्साई को घेरने वाले कई संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञ भी थे। इस समय राघव के निकलने की शून्य संभावना थी। इसके अलावा उसने सुना कि प्राचीन जातियों के लोग आए थे, लेकिन वे शहर में दाखिल नहीं हुए थे। राघव ने अचानक देखा कि अभिषेक और सफेद बालों वाले बुजुर्ग के भाव थोड़े अजीब हो गए। वो सब ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। अगर चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक चलती हैं, तो वे जल्द ही आएंगे और ग्रैंड एक्साई पर दबाव डालेंगे। इस समय ग्रैंड जू या ग्रैंड चू ने भी हमसे बातचीत करने के लिए लोगों को नहीं भेजा। इसका मतलब है कि पिल टावर ने पहले ही किसी तरह के साधनों का उपयोग करके उन्हें ग्रैंड हां की निंदा को अस्थायी रूप से अलग रखने के लिए मजबूर कर दिया है। तो पूरी संभावना में पिल टावर का अगला कदम जनमत बनाना है, ताकि लोगों को लगे कि मैं एक असुधार्य शैतान हूं, एक स्वर्ग छीनने वाला जो कुछ भी फिट बैठता है। क्या उन्होंने शुरुआत कर दी है? अभिषेक ने पूछा। हाँ, उन्होंने शुरुआत कर दी है। शहर में हर जगह लोग चुपके से तुम्हारे बारे में प्रचार फैला रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि वे ऐसा करेंगे? राघव ने लाचारी से अपनी बाहें फैलाई कि पिल टावर के पास बस कुछ बचकाने चाले हैं। वे जानते हैं कि अगर ग्रैंड एक्साइज सिटी में हर कोई मुझे, मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को कोस रहा है, तो मुझे या तो उन्हें मारना शुरू करना होगा या निकलना होगा। उन्हें मारने से कोई समस्या हल नहीं होगी और कुछ लोगों के धकेलने से ये मुझे और बुरा दिखाएगा और अधिक समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए मैं केवल निकल पाऊंगा। वे शायद इतनी सरल रणनीति बनाना ही जानते हैं। अभिषेक और सफेद बालों वाले बुजुर्ग निःशब्द थे। राघव व्यावहारिक रूप से एक चालाक बूढ़े लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक था, लेकिन उसे इस तरह की चीज के लिए कितना उदासीन और तैयार देखकर वे उसे वही करने दे सकते थे जो वह चाहता था। राघव ने पूछा, सीनियर, भाई सौरभ कैसा है? क्या उसने अपना अदम्य मार्ग फिर से खोज लिया है? लेकिन यह पूछने के बाद उसने देखा कि उनके भाव धुंधले हो गए।